इस दुनिया में जब से इंसानों के अस्तित्व की शुरुआत हुई है तो शुरुआती लड़ाई रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही रही है। इस क्रम में कभी यह नहीं पता चला कि रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा क्या चाहिए। तो हमने सुविधाओं को तवज्जो देना शुरू किया। तो हमें रोटी, कपड़ा, मकान और सुविधाएं चाहिए थी। उसके बाद कहीं जाकर हमें पता चला कि ये सारी चीजें तब तक रहेंगी जब तक ये धरती रहेगी, और ये धरती तब तक रहेगी जब तक इस धरती का पर्यावरण हमारे लिए अनुकूल रहेगा। अगर पर्यावरण हमारे लिए अनुकूल ना हो तो ये धरती नहीं होगी, ना हम किसी प्रकार की सुविधा का लाभ भोग पाएंगे, ना ही रोटी, कपड़ा और मकान हमारे हिस्से आने वाली पीढ़ियों के लिए बचेगा। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि पर्यावरण को हम बेहतर करें, अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें अच्छी वजहों से याद नहीं करने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो चलिए शुरू करते हैं एक तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में और इस पर्यावरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानने का। जैसे कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो कब से मनाया जा रहा है ये भी जानेंगे, क्यों मनाया जा रहा है। इसके पीछे का एक जो बड़ा रीजन है वो ये है कि कोई भी दिवस कब मनाया जाता है, जब उस पर ध्यान आकर्षित करना जरूरी हो जाए लोगों का। जैसे कि विश्व महिला दिवस, मजदूर दिवस, जनसंख्या दिवस, इन सब चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, इनकी स्थिति को बेहतर करना जरूरी है। उसी तरह से पर्यावरण पर भी ध्यान देना जरूरी हो गया है। तो ऐसे में मानव सभ्यता को पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का काम यह दिवस कर रहा है। और 2024 की थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग डॉट रेजिलेंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण रोकना और सूखे से निपटना। ये इस साल 2024 की थीम है और हर साल अपनी एक थीम रहती है। लेकिन बात करें 2023 की क्या थी, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और 2024 में थीम के साथ साथ एक स्लोगन भी है, अवर लैंड अवर फ्यूचर, हैशटैग जनरेशन रिस्टोरेशन। अब यहां पे ध्यान रखना है कि देश द्वारा 2024 में जो मेजबानी की जा रही है, जिस देश द्वारा, वो है कौन सा, तो वह देश है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया द्वारा 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की आयोजन किया जा रहा है, स्पेशली मनाया जा रहा है। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, शुरुआत कब से हुई, तो शुरुआत होती है वर्ष 1972 में, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषणा की जाती है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अब चूंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में इस दिन की स्थापना हुई थी, तो कहां पे हुई थी, तो वह हुई थी स्वीडन में। स्वीडन में स्टॉकहोम नाम की जगह है। अब यहां पे देखिए, इस सम्मेलन में पहली बार क्या हो रहा था, पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक चर्चा हुई थी। अब आप सोचिए कि दुनिया में लाखों साल पहले इंसान अस्तित्व में आ चुका था, और विकास के क्रम में देखें तो कई हजार साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आ चुकी थी। लेकिन तब भी पर्यावरण पर ध्यान किसी का इस तरह से नहीं गया था कि इसे बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा, इसके लिए कुछ सोचना होगा। इतने साल जब ब्रिटिश रहे, दुनिया भर में जहां ब्रिटिश नहीं भी रहे, कोई और देश रहा शासन में, कहीं भी आप देख लीजिए, भारत आजाद हो गया, हम विकास करना चाहते थे, बहुत सारे देश विकास तब तक कर चुके थे, लेकिन फिर भी कोई विकसित देश, ना ही विकासशील देश ये सोच रहा था कि पर्यावरण को बचाना है। काफी समय बाद हमने सोचा, कब, 1972 में पहली बार इसके लिए एक सम्मेलन होता है। और इस सम्मेलन में पहली बार जो मानव पर्यावरण है उस पर ध्यान दिया जाता है कि वह बेहतर हो सके, जो मानव के लिए अनुकूल है। और इसी दौरान विचार विमर्श किया जाता है और तय किया जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो 5 जून 1972 को तय हुआ, लेकिन पहली बार मनाया कब गया, 5 जून 1973 को। और उस वक्त क्या थीम थी, ओनली वन अर्थ, यानी कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही अर्थ है जहां हम रह सकते हैं, तो उसको बचाना जरूरी है। अब यहां पे इस बात पे जोर दिया गया कि पृथ्वी का संरक्षण जरूरी है। तो एक एक तरफ से हम देखते हैं कि पृथ्वी के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रमुख कोशिशें की गई हैं। तो एक कोशिश है जिसमें है अंटार्कटिक संधि, 1959 की है। अब इस संधि में देखिए क्या हुआ था, अब कहने को तो ये 1959 की है, यहां पे अभी चिंता थी धरती के एक खास हिस्से को संभालने की, सजोने की, बचाने की। लेकिन पूरे पृथ्वी के पर्यावरण की अगर बात करें तो उसके आगे 1972 का वह जो बैठक होती है, पहली बार सब देश दुनिया भर के मिलते हैं, वहां से शुरुआत होती है। लेकिन पीछे हम देख लेते हैं, 1959 में क्या हुआ कि अंटार्कटिक संधि हुई। इसमें यह समझौता हुआ कि जो अंटार्कटिका है वहां पर मानव गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा, विनियमित किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। वहां पर सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान हो, ऐसा ना हो कि लोग वहां पर अंटार्कटिका में जाएं और परमाणु परीक्षण करने लग जाएं, खनन करने लग जाएं और वहां के पर्यावरण को वो खराब करें। तो इस पर बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किए 1 दिसंबर 1959 को, और 23 जून 1961 से यह लागू हो गया। तो शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए सिर्फ अंटार्कटिका का यूज हो,
सैन्य गतिविधि के लिए ना हो, परमाणु किसी कार्य के लिए ना हो, खनिज कार्य के लिए ना हो। अब कौन कौन से संस्थापक देश थे इसमें? तो देश थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, जापान, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। वर्तमान में 57 सदस्य हैं। क्या भारत इसका सदस्य है? तो भारत भी इसका सदस्य है। इसके बाद आपने एक नाम सुना होगा रामसर कन्वेंशन का, 1971, आर्द्र भूमियों पर कन्वेंशन। अब यह कहां पे हुआ था? ईरान के रामसर नामक शहर में हुआ था। हस्ताक्षर हुआ था 2 फरवरी 1971 को, लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 को। और क्या कोशिश की गई कि जितनी भी अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं, जिसको वेटलैंड्स बोलते हैं, उनको पहचाना जाए और उसकी सूची बनाई जाए, जिसको क्या कहा जाएगा? रामसर सूची कहा जाएगा। इसी स्थान के नाम से नाम पड़ गया उसका, रामसर। तो 170 से भी अधिक देश जो हैं इसके सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है और 1 नवंबर 1982 को इसका सदस्य भारत बनता है। फिर उसके बाद अगली बात आती है कि भारत की पहल जो रही वह क्या रही कि भारत में भी बहुत सारे जो रामसर साइट्स हैं, वेटलैंड्स जिसको हम कहते हैं, वो इस सूची में डाले गए। तो इस रामसर साइट की सूची में जो वेटलैंड्स रहे, वर्तमान में कितनी संख्या है? 80 है। उस समय पहले तक 75 थी, फिर 5 बढ़ गए, 80 हो गए। फिर इसी तरह से यह रामसर बैठकों कॉप में सक्रिय रूप से भारत भाग लेता रहता है। अब स्टॉकहोम घोषणा 1972 पे आते हैं फिर से, जिस दौरान यह पहली बार जब ये स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी हुआ था, उस बार जब पहली बार बैठक हुई थी पर्यावरण को लेकर के, पहली बार दुनिया ने चिंता जताई थी अपने लिए, इंसानों के लिए। तो इस बैठक के दौरान ही घोषणा हुई थी कि हर साल मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। तो 5 जून से 16 जून तक यह पूरी की पूरी बैठक चली थी स्टॉकहोम घोषणा के लिए। तो इस बैठक में 16 जून तक में यह तय हुआ कि इस पर देशों ने साइन किए, जो भी इस पे घोषणा हुई उससे सहमति दर्ज की गई। जितने देश थे अभी मैं आपको बताऊंगा, शामिल होने वाले देश संख्या है 122। तो 122 देश इसमें शामिल हुए थे। अब यहां पे देखिए कि 5 नवंबर को जब यह तय किया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, इस जागरूकता के साथ बात शुरू होती है 5 जून को, और 16 जून तक आते आते घोषणा पत्र में एक बात होती है कि एक संस्था रहेगी, दुनिया की एक सबसे बड़ी संस्था के रूप में काम करेगा, प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा, जो कि पर्यावरणीय मुद्दों पर अपनी बात रखेगा, दुनिया में एक मंच के रूप में कार्य करेगा। वो क्या होगा? UNEP। तो उसके बारे में ही बात करेंगे। फिलहाल के लिए वर्तमान में जो सदस्यों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं। क्या भारत इसका सदस्य है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत भी शामिल हुआ था। अब चूंकि ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, यह स्वीडन सबसे पहले सोचा था कि इस प्रकार का एक सम्मेलन होना चाहिए। इस वजह से स्टॉकहोम सम्मेलन को स्वीडिश इनिशिएटिव भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इस सम्मेलन के 3 आयाम क्या थे कि एक दूसरे के पर्यावरण पर राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हर देश जो इसमें शामिल था उसने तय किया कि दूसरे देश के क्षेत्र के पर्यावरण पर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी बात क्या हुई कि पर्यावरणीय खतरों का अध्ययन करने के लिए कार्य योजना बनाएंगे, सब मिलकर तय करेंगे। और उसके बाद तीसरी बात हुई कि देशों के बीच में सहयोग स्थापित करने के लिए क्या होना चाहिए? एक निकाय होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय निकाय। तो किस प्रकार का निकाय बना? UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जानना भी जरूरी हो जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मैंने आपको बताया 5 जून 1972 को अस्तित्व में आया, ठीक है, स्थापना की गई। अब क्या है? एक पर्यावरण प्राधिकरण है, दुनिया भर में सबसे बड़ा एक मंच है। ऐसी स्थिति में इसके कार्य समझने होंगे। इसका प्राथमिक कार्य क्या है? जो वैश्विक पर्यावरण का एजेंडा है वो वह तय करेगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देगा। इसके अलावा वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए यह दुनिया भर के देशों के सामने बात स्पष्ट रूप से जाहिर करेगा, एक अधिवक्ता के रूप में। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स जो जाहिर करता है ये, एक है इमिशन गैप रिपोर्ट, जिसको उत्सर्जन गैप रिपोर्ट भी बोलते हैं। यह रिपोर्ट बैठक के पहले हर साल आती है, जैसे अभी इस साल भी आएगी। अब इसमें देखिए बात क्या है, इसमें यह बात जारी की जाती है कि जो इमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसों का, वह कितना हो रहा है और उस उत्सर्जन से कितना वैश्विक तापमान में वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। ये सारी जानकारी इसमें मिलती है। इसके अलावा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट, इसके अलावा कुछ अभियान, बीट पॉल्यूशन, UN75, विश्व पर्यावरण दिवस तो है ही, और वाइल्ड फॉर लाइफ। और इसका मुख्यालय कभी आपसे कोई पूछ ले UNEP का कहां है, तो नैरोबी में है, यानी कि केन्या में है। उसके बाद अगली बात,
स्टॉकहोम घोषणा पत्र के कुछ समझौते हैं, वो समझौते जानना हमें जरूरी है, क्योंकि आगे के चल के जो भी पर्यावरण सम्मेलन होते हैं, बैठकें होती हैं, इस स्टॉकहोम घोषणा पत्र के समझौतों पर बारीकी से नजर बनाएंगे तो देखेंगे कि इन बातों को शामिल करने की कोशिश आगे चल के हर जगह दिखती है, मिलती है। अब देखिए यहाँ पे वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाकर प्रकृति संसाधनों, कैसे प्रकृति के संसाधन, वायु, जल, भूमि, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा की जानी चाहिए, इस घोषणा पत्र में तय किया जाता है। उसके बाद विषाक्त पदार्थों की निकासी और ऊष्मा के उत्सर्जन को पर्यावरण की क्षमता से अधिक नहीं होने देना है। फिर उसके बाद प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष में गरीब और विकासशील देशों का समर्थन किया जाना चाहिए। मतलब कि जो देश समर्थ नहीं है, गरीब है, विकासशील है, तो जो देश समर्थ है वो कौन होगा, जो विकसित देश होंगे, तो उन्हें मदद करनी चाहिए, ये बात स्पष्ट रूप से इसमें जाहिर है। इसके अलावा पर्यावरणीय नीतियों को विकासशील देशों की वर्तमान और भविष्य की विकास क्षमता का समर्थन करना चाहिए। अब इसके अलावा जो है वो कुछ बातें हैं कि जैसे कि पर्यावरणीय उपायों को लागू करने के परिणाम स्वरूप संभावित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिणामों को पूरा करने के लिए समझौते पर पहुंचने हेतु क्या होगा, उचित कदम उठाए जाने चाहिए। किसके माध्यम से, दुनिया भर में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उसके माध्यम से। फिर उसके बाद बात आती है वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स 1973। इसमें यह बात जाहिर होती है कि किस प्रकार का कन्वेंशन है, ये एक ऐसा कन्वेंशन है कि दुनिया भर में जानवरों का अगर व्यापार किया जाए तो ऐसा ना हो जाए कि व्यापार की वजह से विलुप्त हो जाए। तो इस प्रकार से अब इस कन्वेंशन पर 1973 के कन्वेंशन देखिए एक समझौता है जिसमें सुनिश्चित होता है कि वन्य पशुओं और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा ना हो। शुरुआत देखिए जो होती है हस्ताक्षर के साथ, पहले हस्ताक्षर हुआ 3 मार्च 1973, फिर लागू हुआ 1 जुलाई 1975। अब कुछ परिशिष्ट बने, परिशिष्ट 1, 2, 3। परिशिष्ट 1 में किस प्रकार के जीव होंगे, परिशिष्ट 1 में उस तरह के वन्य जीव होंगे जिन पर खतरा सबसे ज्यादा होगा लुप्त होने का, तो व्यापार पर रोक लगाने की इसमें बात कही गई है। फिर 2 वो होंगे जिस पर रोक तो नहीं लगाई गई है, जो खतरे में नहीं है लुप्त होने के, लेकिन अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो लुप्त हो सकते हैं, वो परिशिष्ट 2 में है। फिर परिशिष्ट 3 में भी है जिनमें व्यापार तो हो सकता है, लेकिन यह देखना होगा कि अगर ध्यान उसमें नहीं दिया गया तो दिक्कत है। मतलब कि आप देखें तो ये जो क्रम है वो इस प्रकार से है, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे कोई भी जीव अगर पहले में है तो उसको ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। फिर 2 पे, फिर 3 पे सुरक्षा कम करते रहने की जो बात है, सबसे ज्यादा सुरक्षा 1 नंबर पे, सबसे कम सुरक्षा की जरूरत है 3 नंबर पे। इसी आधार पर व्यापार हो सकेगा दुनिया भर के देशों में इनका। अब देखिए संस्थापक सदस्य की बात करें तो 21 देश थे, वर्तमान में 180 से अधिक देश हैं। भारत इसका सदस्य है, तो बिल्कुल हाँ भारत इसका सदस्य है और 1 जुलाई 1976 से इसका सदस्य है। उसके बाद बात आती है वियना कन्वेंशन की। 1985 का वियना कन्वेंशन यह तय करने की कोशिश करता है कि जो ओजोन परत है उसके संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि के रूप में यह सुनिश्चित किया जा सके, और इसका उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, ओजोन का जो होना है, परत का होना है, उसका होना सुनिश्चित किया जा सके, यानी कि वह परत हमेशा बनी रहे, उसका संरक्षण हो सके। लेकिन उसके संरक्षण का नुकसान कहां से हो रहा है, उसका संरक्षण का नुकसान होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जिसको सीएफसी बोलते हैं। तो सीएफसी जो है और हेलोन है, इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये नहीं रहेगा तो ओजोन सुरक्षित रहेगा, ये प्रयास चल रहा है। यह किसके माध्यम से सुनिश्चित होगा, वियना कन्वेंशन 1985। और वियना कन्वेंशन 1985 में हस्ताक्षर कब होते हैं, 22 मार्च 1985 और लागू होता है 22 सितंबर 1988। तो याद रखिएगा वियना कन्वेंशन का साल कब लागू हुआ, इसमें किसके संरक्षण की बात कही गई है, ओजोन परत के संरक्षण की बात की गई है। किससे बचाना है, फ्लोरोकार्बन और हेलोन को कम करना होगा या समाप्त करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए संस्थापक सदस्य 28 देश ने हस्ताक्षर किए, 197 से अधिक देश अभी इस सम्मेलन में भागीदार हैं। और क्या भारत इसका सदस्य है, तो बिल्कुल भारत सदस्य है और 19 सितंबर 1991 को इसका सदस्य बनता है। उसके बाद अगली बात, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992। अब यहां पे क्या है, यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इस संधि के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी सांद्रता को स्थिर किया जा सके और जलवायु परिवर्तन का समाधान किया जा सके। तो ग्रीन हाउस गैसों पर यहां पे ध्यान देने की जो कोशिश की जा रही है 1992 के इस UNFCCC के माध्यम से,
तो 9 मई 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया था। तो ये बात याद रहेगी। समय कौन सा है? 1992 का। साल कौन सा है? ब्राजील 1992 का, और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो। ये स्थान और समय दोनों याद रहेगा। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और यूएनएफसीसी, ठीक है। उसके बाद लागू कब होता है? 1994, 21 मार्च। देखिए, है 1992 का, लेकिन लागू हुआ 1994 में। किसके लिए है? ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। अब उसके बाद देखिए, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका जो प्रभाव, उसको कम करने के लिए जरूरी है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो। तो उसको रोकने के प्रयास के रूप में यह आता है। और उसके बाद देखें तो संस्थापक सदस्य जो हैं 165 देश हैं, और जो आगे के आने वाले बहुत सारे समझौते हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौता है, उन सब का आधार कौन बनता है? यही यूएनएफसीसीसी इसका आधार बनता है। तो इस वजह से महत्वपूर्ण है। ये सब आप चाहें तो एक बार दृष्टिया इस चैनल पर ही देख सकते हैं, आपको जानकारी वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा वर्तमान सदस्यों की बात करें तो 197 से भी अधिक देश इसमें शामिल हैं। भारत इसका सदस्य है और 1 नवंबर 1992 से इसका सदस्य बना हुआ है। उसके बाद अगली बात आती है कुछ आंदोलन की, भारत में जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए आंदोलन है, जैसे कि चिपको आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, गंगा बचाओ, अपिको, मैती आंदोलन। इनमें से और भी कुछ आंदोलन है जिनका हम एक बार थोड़ा सा एक नजर में देख भी लेते हैं। जैसे कि बिश्नोई आंदोलन वर्ष 1700 राजस्थान का खिजड़ी मारवाड़ क्षेत्र था, वहां पे हुआ था, जिसकी प्रमुख कौन थी? अमृता देवी थी। चिपको आंदोलन 1973 उत्तराखंड, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो ये सवाल देखिए, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। कहां संबंधित है? उत्तराखंड। वर्ष कौन सा? 1973। उसके बाद क्या हुआ था? जैसे खिजड़ी राजस्थान का में जो अमृता देवी के साथ जो समस्या हुई थी, उस समस्या के में क्या था कि वहां पर विश्नोई समाज के लोगों ने क्या किया था? पेड़ों से चिपक करके पेड़ों को बचाया। तो वही प्रयास यहां पर चिपको आंदोलन में होता है। तो विश्नोई आंदोलन और चिपको आंदोलन का आपस में संबंध दिखाई देता है पेड़ को बचाने को लेकर के। अब साइलेंट वैली प्रोजेक्ट 1978 केरल में कुंती पुझा नदी, केरल शास्त्र साहित्य परिषद के सुगथा कुमारी का संबंध इससे रहा, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट से। तो वर्ष, कौन से नदी, यानी कि कौन सा स्थान, कौन सा व्यक्ति इसमें महत्वपूर्ण रहा, किसने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? जंगल बचाओ आंदोलन 1982, बिहार का सिंहभूम जिला रहा, सिंहभूम की जनजातियों ने इस पर अपना ध्यान दिया। और यह आंदोलन जो था साल वन को सागौन से बदलने के सरकार के फैसले को विरोध से संबंधित था, ये महत्वपूर्ण है। फिर अपिको आंदोलन 1983 कर्नाटक का था, लक्ष्मी नरसिम्हा इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे। और प्राकृतिक पेड़ों को जो कटाई है, सागौन और नीलगिरी के पेड़ों को व्यावसायिक उपयोग के लिए जो बात कही गई, उसके खिलाफ था। तो ये आंदोलन उसकी खिलाफत कर रहा है। फिर टिहरी बांध की बात आती है 1980-90, उत्तराखंड में टिहरी पर भागीरथी और भीलंगना नदी पर बना हुआ है। इसके विरोध में भी देखें तो बांध विरोधी संघर्ष समिति, सुंदरलाल बहुगुणा और वीरा दत्त सकलानी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1980 से वर्तमान तक गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक्टिव रहा। और इसमें कौन कौन रहे? मेधा पटनाकर, अरुंधति राय, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति इनमें शामिल हैं। अब कुछ हम ऐसे पर्यावरण हितैषियों के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी अपनी एक राय रही पर्यावरण को लेकर के, जिसमें से महात्मा गांधी की विचारधारा को देखें तो प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, किंतु हमारे लालच को नहीं कर सकती। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का पारित किया था, और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए इन्होंने इस कानून के माध्यम से अपना प्रयास जाहिर किया था। मेधा पाटकर एवं अरुंधति राय, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो मैंने आपको बताया उसमें इनका योगदान रहा। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा, यह एक गांधीवादी पर्यावरणविद थे। इसके अलावा चिपको आंदोलन जैसा मैंने आपको बताया था उसका नेतृत्व किया था। उसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, जिसको हमने बात की थी, इंदिरा गांधी के शासन में आया था। तो काम क्या था? देखिए, जो जंगली जानवर हैं, पौधे हैं, उनका व्यापार जो है, उनका विनियमन जो है, उसका नियंत्रण जो है, उसके लिए कानूनी ढांचा देता है। एक तरफ तो यह जंगली जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरी तरफ कि उनके लिए जो प्रबंधन है उसके लिए एक नियम देता है, एक कानून देता है कि इस माध्यम से प्रबंधन होगा। तो दोनों बातों का इसमें ध्यान रखा गया है। इसमें कुछ अनुसूचियां भी बताई गई हैं, इस कानून में कुछ अनुसूचियां तय हैं।
उन अनुसूचियों के माध्यम से यह तय होता है कि किस अनुसूची में अगर कोई जीव है तो उससे पता चलता है कि उसको कितनी सुरक्षा प्रदान की गई है। हर अनुसूची में उसकी सुरक्षा का स्तर अलग अलग है। अब यहां पे याद रखिएगा, जो साइट्स था जिसकी हमने बात की थी, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जरूरी जो कन्वेंशन था, तो उससे यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के आने से इन दोनों का आपस में ऐसा कनेक्शन बना कि जानवरों की देखभाल करने के लिए एक उचित कदम के रूप में यह भारत में दिखाई दिया। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात कर लें। आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि जो पर्यावरण मंत्रालय है 1972 के पहले तो दुनिया में कहीं नहीं था। पहली बार जो स्वीडन है, स्पेन है, नॉर्वे है, इन जैसे देशों में शुरू में आया। उसके बाद भारत में आया 1985 के आसपास, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है 1986 में। यह पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालीन जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए एक ढांचा था। अब यहां पर पर्यावरण की स्थिति को बेहतर करने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, जो हमने घोषणाएं की थी स्टॉकहोम सम्मेलन में। उन घोषणाओं में जो बातें कही गई थी, जो वादे किए गए थे कि हम ये कार्य करेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए, संसाधनों के दोहन को लेकर के, ये सारी बातों की कैसे हम पूर्ति करेंगे, वो हम कैसे रियल में कर पाएंगे, जो वादा किया वो कैसे निभाएंगे, तो उसके लिए यह कानून अस्तित्व में आया था। अब बात की जाए एनजीटी की। एनजीटी नाम आपने खूब सुना होगा। नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। स्थापना कब हुई? 10 अक्टूबर वर्ष 2010। कानून था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, उसके माध्यम से अस्तित्व में आता है। और इसकी स्थापना जो हुई ये अपने आप में विशेष है, क्योंकि दुनिया का तीसरा है और पहला विकासशील देश है जहां पर एनजीटी यानी कि ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना होती है और इस प्रकार का एक अधिकरण बनता है जो कि न्यायाधिकरण के रूप में है। अब यहां पे देखिए हो क्या रहा था। शुरुआत में तो केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे, फिर भारत भी इस रेस में आ जाता है। और काम क्या था? जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं, विवाद होता है, विवाद का निपटान जितनी जल्दी होगा पर्यावरण के लिए उतना ही अच्छा होगा। यह एनजीटी वही करता है। विवाद जो होता है पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उसका निपटान जल्दी करता है। मान लीजिए कहीं मुआवजा देना है या कहीं पे दंड लगाना है, यानी कि किसी के ऊपर जुर्माना लगाना है, तो वो काम भी आसानी से कर देगा। यही इसका काम था। अब इसका मुख्यालय कोई पूछ ले तो आप बता दीजिएगा दिल्ली में है, और 4 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। तो ये जो थी सारी की सारी बातें महत्वपूर्ण बातें थी विश्व पर्यावरण दिवस पर, जो आपको थोड़ा थोड़ा पता हो तो बेहतर ही है, पूरा पता हो तो और बेहतर है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।